गुड इवनिंग एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा टूअर दी फोर्थ सीरीज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है प्रैक्टिस पेपर 12 और मैं आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लिटरेचर के और कुछ क्वेश्चन सिंथेसिस के लाई हूँ। सिंथेसिस पार्ट्स में होता है तो पार्ट से ही आप लोगों को उसके बारे में जो है वो बताऊंगी कि मतलब सिंपल कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कैसे कंपाउंड कैसे जोड़ा जाता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी। आप इसको लेट्स बिगिन विद अ ब्यूटीफुल कोट, व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग थिंक अबाउट व्हाई यू स्टार्टेड। कभी जब मन करे कि यार छोड़ते हैं अब नहीं करते तो सोच लीजिएगा पर्पस क्या था, फिर दोबारा से जोश से लग जाएंगे। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पेड बैच है। अगर आपको इस बैच को जानने में रुचि हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करें। ऐप डाउनलोड करने से ही आपको फीस नहीं देनी होती है। आराम से ऐप डाउनलोड कीजिए, देखिए, सर्च कीजिए और उसके बाद ना अच्छा लगे तो डिलीट मार दीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ऐप है प्ले स्टोर पे। इसकी जानकारी आपको उस पर मिलेगी कि कितने ये जो बैच है कब से चल रहा है, और इसके अलावा आप इसकी जानकारी 7895937338 पर ले सकते हैं। मैं पढ़ाती कैसा हूँ ये तो आपको मेरे को देखकर इसमें पता चल ही जाता होगा। इसके अलावा ये हमारे कुछ वीडियो बैचेस हैं जिसमें यूपी टीजीटी पीजीटी का टीजीटी अलग है, पीजीटी टीजीटी कंबाइंड है, ग्रामर का है और DSSB के बैचेस हैं। इनमें भी जो नोट्स हैं वो सारे आपके घर पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, ये लाइव क्लास ही रिकॉर्ड होकर अपने आप, हम नहीं रिकॉर्ड करते, रिकॉर्ड अपने आप हो जाती है, रिकॉर्ड होकर डली हुई होती है। और ये जो क्लासेस हैं ये लाइव क्लासेस वाली ही क्लासेस होती हैं, तो इसमें सारा कुछ वही इंटरेक्टिव सेशंस एंड ऑल दैट। तो इसके बारे में भी अगर आपको जानकारी लेनी हो, ये पूरा कंटेंट बना हुआ है कि कैसे कितनी लेक्चर्स किस में पढ़े हुए हैं। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। इन विच पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ कॉल्स अ चाइल्ड अ प्रॉफिट, अ सीयर एंड अ फिलोसोफर। कौन सी पोएम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने बच्चे को एक चाइल्ड, एक प्रॉफिट, एक सीयर जो है वो बच्चे को प्रॉफिट, सीयर और फिलोसोफर का? गिल्ट एंड सॉरो, ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, द प्रिल्यूड एंड इवनिंग वॉक। तो इसका आंसर है ओड। ये जो ओड है एक्चुअली ये एक इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है और इसकी जो थीम है वो ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल है। ये जो ओड है इसमें इसका जो एपिग्राफ है वो माय हार्ट लीप्स अप से लिया गया है और द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। और ये पोएम जो है इसके जो पाइटी वर्ड था इस पे पर विलियम ब्लेक को आपत्ति भी थी। जो ये पोएम है गिल्ट एंड सॉरो, ये गॉडविन के वर्क्स से प्रेरित है। प्रिल्यूड स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी, इवनिंग वॉक एक उनकी अर्ली पोएम। आंसर है ओड इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी। द डायर्ज ऑल्सो एक्सप्रेसेस ग्रीफ on the occasion of death but differs from the elegy in that it is। डायर्ज एलिजी से अलग कैसे है? लॉन्ग एंड लेस फॉर्मल, शॉर्ट एंड मोर फॉर्मल, लॉन्ग एंड मोर फॉर्मल, शॉर्ट एंड लेस फॉर्मल। इसके लिए मैंने एक चार्ट सा बना रखा है, वो देखिए। एलिजी जो होती है वो लंबी होती है, फॉर्मल होती है और रिटर्न फॉर्म में होती है। शुरुआत पेसिमिस्टिक होती है, एंड्स ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट, और ये मोनोडी होती है। ये देखिए, यानी कि ओनली वन वॉइस बीवेल्स ओवर द लॉस। लॉन्ग, फॉर्मल, इन रिटर्न फॉर्म, begins with a pessimistic note and ends on an optimistic note, and it is a monody। डायर्ज लेस फॉर्मल क्योंकि एक ओरल फॉर्म में होता है, फ्यूनरल पे गाया जाता है, और थ्रेनडी होती है और ये ब्रीफ होता है, संक्षिप्त होता है। जो ओरल उसमें होगा तो ऑब्वियसली वो ब्रीफ होगा। ये दोनों में अंतर है। तो अब अगर इसको देखें तो इसका आंसर होगा शॉर्ट एंड लेस फॉर्मल। तो आंसर विल बी शॉर्ट एंड लेस फॉर्मल। कई जगह अगर भाई देखिए, मैं भी क्वेश्चंस जो हैं वो डिफरेंट जो क्वेश्चन बैंक्स हैं उनसे लेती हूं, बट मैं चेक करके उनके आंसर्स बता दूं। आपको इनके आंसर्स हो सकता है कुछ अलग मिले, तो जो मैंने ये चार्ट बना के बताया है तो उसको भी देख लीजिएगा एक बार। Who uses Milton as a character in his work Milton a Poem? Coleridge, William Wordsworth, William Blake, John Keats। मिल्टन अ पोएम, ये जो पोएम है विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। विलियम ब्लेक जिन्हें पोइटिकल पोएट, पेंटर पोएट कहा जाता है,
जिन्होंने वाटर इलस्ट्रेशंस बनाई है अलीग्रो पेंसिलोसो की, और जो ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय मिल्टन, और उन्होंने मिल्टन को डेविल्स पार्टी का कहा था इन हिज वर्क द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल। और ये जो पोएम है एक लॉन्ग पोएम है जिसमें मिल्टन एज ए कैरेक्टर विलियम ब्लेक के द्वारा लिखी गई है। What is the meaning of epiphany? A religious text in verse meant for preaching, a sudden radiance or revelation while observing a commonplace object, a mock revelation used for comic effect, a letter written by an anonymous writer for public reading। मैं पहले आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी, उससे आप एपिफेनी को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। एपिफेनी को ऐसे समझिए जैसे मान लीजिए एक हस्बैंड और वाइफ में आर्ग्यूमेंट हो रहा है। अचानक से हस्बैंड को ये रियलाइज होता है कि आई एम द रीजन बिहाइंड एवरीथिंग, I am the reason behind all the arguments. If I stop talking, if I stop arguing, तो I can save my relationship. And अचानक से ये मिड आर्ग्यूमेंट में ये रियलाइज होता है। मिड आर्ग्यूमेंट में अगर ये रियलाइज होता है तो कहता है कि अगर मैं ही किसी चीज पे चिढ़ रहा हूं, मैं ही आर्ग्यूमेंट कर रहा हूं, और अगर मुझे अपने परिवार को बचा के रखना है तो मुझे ये आर्ग्यूमेंट करने की आदत छोड़नी होगी। ये एपिफेनी, एक कॉमन प्लेस ऑब्जेक्ट से आपको एक रिविलेशन हुआ, दिस इज कॉल्ड एपिफेनी। एक कॉमन सा मैंने एग्जांपल जो है वो दिया है कि आपको किसी चीज के बीच में एक सडनली रियलाइजेशन हो, कि किसी छोटी सी चीज को देखकर अचानक से सडन से रियलाइजेशन हो, दैट इज कॉल्ड एपिफेनी। एक सडन रिविलेशन, एक सडन रियलाइजेशन। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया तो उस हिसाब से इसका आंसर होगा दैट इज बी। Which of Montaigne's essay inspired Shakespeare to draw the character of Prospero's servant, Edward II of the Cannibals, the Spanish tragedy, the Fair Maid of the Inn? Montaigne कौन है? French writer, father of essay. The father of essay, English essay Bacon है, father of essay. उन्होंने एक वर्क लिखा है, उनका वर्क है that is of the Cannibals. ऑफ द कैनिबल्स से शेक्सपियर ने प्रॉस्पिरो के कैरेक्टर, प्रॉस्पिरो के सर्वेंट कैलिबान का कैरेक्टर जो है वो गढ़ा है। हाफ मैन हाफ एनिमल, वो जो है साइकोरेक्स का बेटा, तो कैलिबान का कैरेक्टर ऑफ द कैनिबल्स जो ब्राजीलियन उस पे आधारित है, उस पे ये कैरेक्टर जो है उन्होंने गढ़ा है। द लेग ऑफ द टेबल एंड द हार्ट ऑफ द मैटर आर एग्जांपल्स ऑफ इम्प्लिसिट मेटाफर, मिक्स्ड मेटाफर, डेड मेटाफर, सिंपल मेटाफर। इम्प्लिसिट मेटाफर का मतलब होता है मान लेना। जब कंपैरिजन को करते हैं दो अनलाइक थिंग्स के बीच में, मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं होते। जैसे माय फादर इज माय रॉक, ठीक है, तो फादर को रॉक से कंपेयर करा, मान लेना, मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करना। मिक्स्ड मेटाफर, the shoe is on the other table, that has turned। जब दो मेटाफर्स मिला देते हैं, मिक्स मेटाफर कर देते हैं, द शू इज ऑन द अदर फुट एंड द टेबल्स हैव टर्न्ड, तो ये मिक्स मेटाफर हुआ। डेड मेटाफर विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जैसे अगर मैंने आपसे कहा कि अगर मैं लेग ऑफ द टेबल कहती हूं तो अगर आपके दिमाग में ये इमेज निकले, मैंने बहुत सुंदर ड्राइंग बनाई है वैसे, और ये हार्ट ऑफ द मैटर में ये इमेज आए, तब तो भाई सीख गए, आप कंपेयर कर रहे हैं, मगर ये इमेज नहीं बनती तो इट इज नो लॉन्गर इज यूज, इसे कहते हैं डेड मेटाफर। सिंपल मेटाफर और इम्प्लिसिट मेटाफर एक ही चीज है, तो दैट इज कॉल्ड डेड मेटाफर विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जिसकी इमेज अब नहीं बनती है। The first folio of William Shakespeare had a poem, a preface by Shakespeare, Hemmings, Ben Jonson, John Hall. विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो है दैट केम इन 1623, किसके द्वारा? हेमिंग्स एंड कॉन्डल, 36 प्लेज, जिसमें पेरिकल्स शामिल नहीं किया गया था। ये पोएम का जो प्रीफेस था वो लिखा गया था बेन जॉनसन के द्वारा। ये जो प्रीफेस था दैट वाज एन यूलॉजी टू माय बिलवेड मिस्टर विलियम शेक्सपियर, जिसके लिए उन्होंने, बेन जॉनसन ने ये यूलॉजिकल फ्रेज प्रीफेस जो है वो लिखा था।
Milton is known for his use of, John Milton is known for his use of hyperbole, epic simile, conceit, none of these. जॉन मिल्टन का जो मैग्नम ओपस है वो है, मैग्नम ओपस उनका है, दैट इज पैराडाइज लॉस्ट, which was originally in 10 books. Later on it was divided into 12 books. एपिक है, सेकेंडरी एपिक है, और ये एपिक में उन्होंने जो यूज करी हैं वो क्या यूज करी हैं, एपिक सिमिलीज. एपिक सिमिलीज क्या होती हैं, जो बहुत लंबी लंबी सिमिलीज होती हैं, एक एक पेज में चलती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज एपिक सिमिलीज. In 1599, a collection of verse with Shakespeare's name on the title page appeared. Identify the title: The Passionate Pilgrim, The Rape of the Lucrece, Venus and Adonis, none of these. तो देखिए ये द रेप ऑफ द ल्यूक्रीस ये विलियम शेक्सपियर की पोयम है. वीनस एंड एडोनिस ये भी उनकी एक जो है उनकी पोयम है. एक 6 लाइन स्टैंजा पोयम है, एक 7 लाइन स्टैंजा पोयम है. ये जो वर्क है द पैशनेट पिलग्रिम, ये एक 20 पोएम्स की एंथोलॉजी है. विलियम जैगर्ड के द्वारा इसको पब्लिश किया गया था और इसे शेक्सपियर के नाम पर पब्लिसाइज किया गया था. इसमें से कहा जाता है केवल 5 ही पोएम्स हैं जो ओरिजिनली शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई, बाकी की पोएम्स शेक्सपियर की नहीं है. तो 1599 में जो आया था दैट वाज द पैशनेट पिलग्रिम. Who speaks the epilogue in As You Like It? As You Like It जो शेक्सपियर का पेस्टोरल रोमांस है, जिसकी जो हीरोइन है वो रोजालैंड है, और वही इसका एपिलोग जो है वो बोलती है. एपिलोग जो कि प्ले के एंड में बोला जाता है. द आर्मर बियरर टू मकबेथ इज, मकबेथ जो कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी है, शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है. ये प्ले में अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट ये प्ले जो है आर्टिस्टिक सक्सेस है. इस प्ले की जो स्टोरी, इसमें 3 विचेस हैं, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो जेम्स फर्स्ट की बुक डेमोनोलॉजी से लिया गया है. और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं सिवर्ड, रॉस, एंगस, ये जो रॉस और एंगस जो है ये तो थेन्स हैं. आर्मर बियरर यानी कि जो आर्मर लेके खड़ा होने वाला है वो कौन है मकबेथ का, दैट इज सीटन, दैट इज सीटन. ठीक है जी, इसका आंसर है सीटन. रॉस नहीं है, आपको कहीं पर दिख जाए ना तो नहीं है, सीटन है. A special form of understatement which asserts an affirmative by negating the contrary is meiosis, litotes, irony, variorum. तो मैं आपको इसमें बताऊं कि a special form of का जब हम किसी बात को कम करके आंकते हैं लेकिन 2 नेगेटिव्स मिलकर एक पॉजिटिव वर्ड देता है, तो जैसे आता है not ugly, तो ये 2 नेगेटिव्स मिलकर हुआ ब्यूटीफुल. लेकिन किसी चीज को कम तो कर दिया, तो इसका आंसर है आपका लाइटोटीज. आयनी, मेयोसिस का मतलब भी अंडरस्टेटमेंट होता है. आयनी, द इंटेंडेड मीनिंग इज डिफरेंट, व्हाट वी से, द सरफेस मीनिंग इज डिफरेंट टू द इंटेंडेड मीनिंग. हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हेल. हेल को पैराडाइज लॉस्ट में एक और नाम से पुकारा गया, टार्टरस, अर्थली डूम, टाइटैनिक हॉल, टाइटेनियम हाउस. हेल को पैराडाइज लॉस्ट में कहा गया है टार्टरस, जिसकी राजधानी बनाई गई है पेंडेमोनियम. किसके द्वारा बनाई गई है, मल्सिबर के द्वारा, जो कि आर्किटेक्ट दिखाया है. हेल में रोशनी जो है वो नहीं है. Who commented on Shakespeare comedies? Shakespeare has no heroes, he has only heroines. Carlyle, Ben Jonson, John Ruskin, A.C. Bradley.
शेक्सपियर के पास हीरोज नहीं है, शेक्सपियर के पास केवल हीरोइंस हैं। ये कमेंट किया गया है जॉन रस्किन के द्वारा उनके वर्क सेस्मे एंड लिलीज में। सेस्मे एंड लिलीज में ये कमेंट किया गया है। ये जो है इसमें 2 लेक्चर्स है, ट्रेजरी ऑफ किंग्स एंड गार्डन्स ऑफ क्वींस, जिसमें बताया गया है वुमेन कैन हैव किंगली पावर इफ दे आर एम्पावर्ड विद एजुकेशन। ये उनका एक जो वर्क है सेस्मे एंड लिलीज में 2 लेक्चर्स है, और इसमें ही जॉन रस्किन ने कहा है कि शेक्सपियर हैज नो हीरोज, ही हैज ओनली हीरोइंस। A woman killed with kindness. This title is an instance of onomatopoeia, synecdoche, irony, paradox. ओनोमोटोपिया का मतलब होता है जब साउंड से जो है किसी चीज के बारे में पता है, ब्र द अलार्म ब्रिंग्स। सिनेक्डोकी पार्ट फॉर होल, एक छोटी सी चीज से पूरे बड़ी चीज को, हम आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं पूरी जो है भाई शादी के लिए, तो दैट सिनेक्डोकी या होल फॉर पार्ट। आयनी जो कहते हैं उससे सरफेस मीनिंग अलग होता है, इंटेंडेड मीनिंग अलग होता है। पैराडॉक्स कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स बट देयर इज बिटर ट्रूथ अंडरनीथ इट। आयनी इसमें वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, इसमें कि एक औरत जो किससे मारा गया, काइंडनेस से। तो काइंडनेस से मारा नहीं जाता है, लेकिन बहुत ज्यादा अगर जो है वो की जाती है तो उसको जो है वो चीज भी अति हो जाती है। तो वुमेन किल्ड विद काइंडनेस, इसका जो सरफेस मीनिंग है वो अलग है और इंटेंडेड मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। एवुड की जो है ये वर्क है, तो ये इसका आंसर है दैट सी आयनी। For how many days did Saturn and his followers fall from heaven into hell? कितने दिन तक सैटर्न और उसके फॉलोअर्स जो हैं वो गिरते रहते? फॉल टुक फॉर 9 days, 9 दिन तक जो है वो फॉल चला था। तो फॉल जो हुआ था वो 9 दिन तक हुआ था। तो ये तो हुए हमारे इसके क्वेश्चंस। अब हम लोग लेते हैं सिंथेसिस के क्वेश्चंस हैं, तो मैं अब आप लोगों को सिंथेसिस के क्वेश्चंस जो हैं वो करवा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें आप पहले पढ़िएगा, कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू सिंपल सेंटेंस बाय यूजिंग पार्टिसिपल्स। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को पहले इसमें समझाना भी चाहूंगी कि सिंपल सेंटेंस आखिरकार होता क्या है। सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है, सिंपल सेंटेंस मीन्स ओनली वन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का मतलब होता है द वर्ब दैट चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस एंड पर्सन। तो वन फाइनाइट वर्ब एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनाइट वर्ब कितने होंगे? एक ही जो है वो फाइनाइट वर्ब होगा। अब हमें पार्टिसिपल से करना है, तो पार्टिसिपल कौन से होते हैं? पार्टिसिपल है आपका, दैट वन इज, फर्स्ट वन इज प्रेजेंट पार्टिसिपल और सेकेंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल कहाँ यूज करते हैं? वर्ब की ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म को हम यूज करते हैं। इसे यूज हम तब करते हैं जब एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो, यानी कि उसका बिल्कुल दोनों में टाइम गैप ना हो, या एक एक्शन का दूसरा एक्शन एक पहले एक्शन का रिजल्ट हो, यानी कि नो टाइम गैप, और इसके अलावा जब एक एक्शन दूसरा एक्शन पहले एक्शन का रिजल्ट हो, तो हम वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल कहां यूज करते हैं? परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड जब हमारा एक पहला एक्शन खत्म हो जाए, टाइम गैप हो, तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करते हैं। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होता है? हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम यूज करते हैं, ठीक है जी। ये मैंने कुछ बीच में चीजें जो हैं वो आपको बताई हैं, अब उसी के हिसाब से आप लोगों को इसके बारे में बताती हूँ। He hurt his foot, he stopped. तो he hurt his foot, ये पहला एक वर्ब नंबर 1। He stopped, वर्ब नंबर 2। जोड़ना है हमें, बनाना है सिंपल सेंटेंस, यानी कि होना क्या चाहिए कि एक ही जो है वो फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे, hurt his foot, he stopped। भाई पैर पे चोट लगने के बाद वो रुक गया,
एकदम ही होगा, एक एक्शन का ये एक्शन रिजल्ट है। तो हमें कौन सा पार्टिसिपल यूज करना होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। हम क्या करेंगे, जो पहला फाइनाइट वर्ब है उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? हर्टिंग हिज फुट ही स्टॉप्ड। तो इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है, ये नॉन फाइनाइट है, तो दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीफ हैड बीन इन प्रिजन बिफोर ही रिसीव्ड सीवियर सेंटेंसेस। द थीफ हैड बीन इन प्रिजन। अब यहां पर ये है कि ये भाई पहले से ही था, अब उसको सीवियर सेंटेंस मिले, यानी कि एक एक्शन पहले खत्म हो गया, दूसरा है। तो अब इसको कैसे कहेंगे? थीफ। अब इसको करेंगे हैविंग बीन, हैविंग। आप इसको इस तरीके से बनाएंगे, हैविंग बीन इन प्रिजन द थीफ रिसीव्ड। अब हम यहां थीफ इसलिए लिखा है, द थीफ रिसीव्ड सीवियर सेंटेंस। अब हमने यहां पर थीफ इसलिए लिखा है क्योंकि हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट होता है और वो सब्जेक्ट यहां दिया होता है। अगर वो यहां पे आकर मैच कर जाता है तो हमारा पार्टिसिपल का सब्जेक्ट ठीक है, अदरवाइज वो डेंगल्ड पार्टिसिपल कहलाता है। तो द थीफ हैविंग बीन इन प्रिजन बिफोर और ही रिसीव्ड सीवियर सेंटेंसेस। तो यहां पर हम लगाएंगे, यहां थीफ है, ये सब्जेक्ट इसको मैच कर रहा है। द थीफ हैविंग बीन इन प्रिजन बिफोर रिसीव्ड सीवियर सेंटेंसेस। द या हैविंग बीन इन प्रिजन बिफोर द थीफ रिसीव्ड सीवियर सेंटेंसेस। तो ये हुआ हमारा सेकंड। और अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो लेते हैं। He was unwilling to go any further. He returned home. ये हमारा पहला सेंटेंस है, he was unwilling to go anywhere। अब ये देखिए, ये दो फाइनाइट वर्ब्स आ रहे हैं, returned and was unwilling। हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब एक ही माना जाता है। अब पहला एक्शन क्या है? he was unwilling, दूसरा उसका रिजल्ट है। तो जब पहले एक्शन का दूसरा एक्शन, जो पहले एक्शन का दूसरा एक्शन रिजल्ट हो, तो हम किस में लगाते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में आप यहां पर लगा दीजिए अनविलिंग टू गो, अनविलिंग टू गो एनी फर्दर ही रिटर्न्ड होम। अब ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये यहां पर मैच करना चाहिए। क्या? ही वॉज ही अनविलिंग टू गो एनी फर्दर रिटर्न्ड होम, इसके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस ठीक है। अब इसके बाद हमारा नीचे वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। दे सॉ द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस, दे चेंज देयर पॉलिसी। सेम वही चीज है कि यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस की देखी और चेंज द पॉलिसी, ये इसका रिजल्ट है, ये इसका रिजल्ट है। तो क्या कर देंगे, यहां पर ये सब्जेक्ट हटा देंगे, क्या कर देंगे? सीइंग, ये जेरेंड हो गया, वो सॉरी प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। सीइंग द यूजलेसनेस ऑफ वायलेंस दे चेंज देयर पॉलिसी। तो हमें यह ध्यान रखना है कि अगर एक एक्शन के तुरंत बाद दूसरा एक्शन हो रहा हो या एक एक्शन का दूसरा एक्शन रिजल्ट हो, तो हमें क्या करना है? हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करना है। ही वॉज वेरी ऑफ फेलियर, ही एमिग्रेटेड टू अफ्रीका। अगर आप इजआरएम प्लस एडजेक्टिव आ रहा हो तो वहां हम लगाते हैं बीइंग। बीइंग, अगर वॉज प्लस एडजेक्टिव आ रहा हो, नाउन आ रहा हो, तो बीइंग लगाते हैं। तो बीइंग वेरी ऑफ फेलियर, he emigrated to Africa. The king was warned of his danger, he made good his escape. अब ये was आ रहा है, warned आ रहा है। The king was warned, किंग को जो है कोई चेतावनी दी गई, किंग को चेतावनी दी गई। The king was warned of his danger, तो यहां being warned। यहां पर जब इज आर एम वॉजवर हो तो हम बीइंग का यूज करते हैं। बीइंग वार्न्ड ऑफ हिज डेंजर, ही मेड गुड हिज एस्केप।
ही लॉस्ट अ लार्ज सम ऑफ मनी, ही गेव अप स्पेकुलेशन। वही सिंपल चीज बताई, अगर एक सेंटेंस का दूसरा सेंटेंस जो है वो उसका रिजल्ट है तो आपको पहले वाले को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। तो लूजिंग अ लार्ज सम ऑफ, और इसमें पहले वर्ब को आपको पार्टिसिपल में कर देना है। लूजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, ही गेव अप स्पेकुलेशन। इस तरीके से ये वाला किया जाएगा। I received no answer, I knocked a second time। पहला, ये दोनों के में बीच में टाइम गैप नहीं है, तो टाइम गैप नहीं हो, रिजल्ट हो, तो दोनों में ही प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज करते हैं। तो पहले वाले वर्ब को किस में चेंज करेंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में। सब बार बार सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो रिसीविंग नो आंसर, ये क्वेश्चंस जो है वो रेनन मार्टिन के ही है, मैं एक्सप्लेनेशन आपको दे रही हूँ। रिसीविंग नो आंसर, आई नॉक्ड अ सेकेंड टाइम। आई को रिसीविंग के आगे लगाओगे, सब्जेक्ट जो है वो उसके साथ मैच कर जाएगा, तो ठीक है। और क्यों लगाया है? क्योंकि टाइम गैप नहीं है। हिज वाइफ एनकरेज्ड हिम, ही परसीवर्ड। उसकी वाइफ ने एनकरेज करा, उसने लगन जो है वो अपनी लगन जो है वो नहीं छोड़ी। तो हिज वाइफ के द्वारा एनकरेज करा गया। अब इस तरह कि भाई दोनों के बीच में गैप है, टाइम गैप है, तो इसको ऐसे बनाएंगे, हिज वाइफ हैविंग एनकरेज्ड हिम, ही परसीवर्ड। अब ये बिल्कुल एब्सोल्यूट है, तो इसमें जो है दोनों जो है वो इसमें दो अलग अलग वो आ गए। आप ऐसे भी कर सकते हैं, हैविंग बीन एनकरेज्ड बाय हिज वाइफ, क्योंकि पैसिव वॉइस में भी लिख सकते हैं। तो ये हैविंग बीन एनकरेज्ड बाय हिज वाइफ, ही परसीवर्ड, तो ये आ जाएगा ही हैविंग बीन एनकरेज्ड बाय हिज वाइफ, हैविंग एनकरेज्ड हिम, या हैविंग बीन एनकरेज्ड बाय हिज वाइफ। तो इसके बाद हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, ही गेव अप हिज सिचुएशन, ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज सैलरी। ये पहला सेंटेंस है, ये दूसरा है। He was not satisfied with his salary, that is why he gave up his situation। तो यहाँ पे he was not, तो ये मैंने इसमें जैसे बता wasn't और एडजेक्टिव आ रहा हो तो being लगा दो। अब मैं इसमें बता रही हूं being dissatisfied with his salary, he gave up his situation, या not satisfied with his salary, he gave up his situation। अब नॉट सेटिस्फाइड अगर करोगे तो उसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि वेदर दिस, ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे यूज कर सकते हैं। हाँ, वॉज वगैरह मैंने भी बताया कि अगर आप वॉजवर आ रहा है तो आप बीइंग से इसको बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको सिंथेसिस के पार्टिसिपल वाले सिंथेसिस को, मतलब दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ पार्टिसिपल। दो ही पॉइंट्स थे इसमें, अगर आप इनको ध्यान से करेंगे तो आपको पार्टिसिपल से सिंथेसिस करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं कल, बाय बाय।